बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 41। लेक्चर नंबर 41। लेक्चर नंबर 41 अक्टूबर 23। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ रिकैप के हवाले से कि रिकैप कैसा रहा। आप लोगों के ख्याल में क्या मिस्टेक्स रही? नाइबा, गुल, वो जगह नहीं है क्या? ज़रूरी है कि उधर दूर होकर बैठो, हनुमान के बराबर में बैठो। जी, आप पे क्या ख्याल है लाइबा? और क्या गलती थी रिकैप के अंदर? कोई मिस्टेक नजर आई आपको? उनकी आवाज़, मिस्टेक क्या थी मैं ये पूछ रहा हूँ। ओके, फातिमा रमजान। ओके, तो मुझे जो यहाँ पे मिस्टेक, सबसे जो ऑब्वियस मिस्टेक मुझे बताना चाहता हूँ वो था जोक्स। अब आप कह सकते हैं सर जोक्स तो कोई बुरी बात नहीं है, फना टीचर हमें ये बताते हैं कि हमें क्लास में सख्ती नहीं करनी चाहिए, विच इज़ फाइन। लेकिन कंटेंट और लतीफ़े के दरमियान फ़र्क बिल्कुल वाज़े होना चाहिए। ओके, जब इन्होंने सबमरीन केबल के बारे में पढ़ाना शुरू किया और ये कहा कि ये वो केबल है जो हमारे शाख्स को बहुत पसंद आती है। अब आप सोचो कि अगर आप बच्चे को पहली दफ़ा पढ़ा रहे हो तो वो नहीं समझेगा कि ये लतीफ़ा है या कोई मतलब वाक़ईतन लेक्चर का हिस्सा है। आप क्लास के अंदर जो भी जोक्स वगैरह करें, विच इज़ फाइन, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जोक्स के अंदर और कंटेंट, लेक्चर के एक्चुअल कंटेंट के दरमियान फ़र्क का वाज़े होना ज़रूरी है। अब ऊपर से आपने मास्क भी लगाया हुआ हो तो आपके ना चेहरे की मुस्कुराहट नज़र आ रही है तो ना हंसी, तो हमें पता ही नहीं कि आप इसमें हंस रहे हैं या वाक़ईतन हमें सही एक्चुअल कंटेंट पढ़ा रहे हैं। होता यह है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट के लेवल पे जाके सोचें कि उसको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब मिसाल के तौर पे आप लोग चूंकि बचपन से साइंस पढ़ते आ रहे हैं और मैं आपसे कहूँ कि ज़मीन गोल है, आप लोग कहेंगे हाँ जी, ओके फाइन। अब मैं इस पर लतीफ़ा बनाऊँ जो कि इब्न इंशा ने बनाया था। जब आपको पता है ना कि पहले लोग, कुछ लोग कहते थे कि ज़मीन जो है वो फ्लैट है, फिर बाद में आगे जाके प्रूफ हुआ कि नहीं जी, फ्लैट नहीं है, बाकायदा तौर पर ये स्फीयर है, गोल है। तो इब्न इंशा एक बड़ा मशहूर नाम है उर्दू अदब का। उन्होंने ये कहा, उस पर ऐसी जोक बनाया कि ज़मीन पहले चपटी थी, बड़ी मुश्किल से उसको गोल किया गया। अब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है? आप लोगों ने चूंकि पढ़ा हुआ तो आप लोगों को पता है कि जी कुछ लोग कहते थे कि पहले फ्लैट है, अब ये कि हमने तय किया कि नहीं जी ये स्फीयर है। लेकिन क्या हुआ, मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ कि जब उसने ये चीज़ पढ़ी तो वो बाकायदा बहस करे, देखें लिखा हुआ है इस किताब में, इसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन क्या है, चपटी है, और फिर बाद में उसको मुश्किल से ना गोल किया गया। वो बंदा रिलेट ही नहीं कर पा रहा है कि भाई यहाँ पे ये जो बंदा है इब्न इंशा साहब जो है ये मजा कर रहे हैं, ये एक जोक है, ये लतीफ़ा है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। तो ये वो बात होती है जो आप लोग को समझनी चाहिए। क्लास के अंदर पढ़ाते हुए जोक्स बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ जोक्स में क्या हो रहा था कि लेक्चर का कंटेंट और दोनों चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा ओवरलैप कर रही थी। दूसरी बात, स्पेलिंग की मिस्टेक्स आ रही थी। अब ये चूंकि अपनी क्लास है, यहाँ पे समझदार बच्चे बैठे हुए, क्लास को कंट्रोल कर लिया। लेकिन जब आप एक्चुअली टीचिंग कर रहे होंगे, क्या वहाँ पे आप लोग बच्चों को कंट्रोल कर सकेंगे? स्पेशली जो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके अंदर ये एटीट्यूड पैदा हो जाता है, इस टीचर को कुछ भी नहीं आता, इसको तो स्पेलिंग तक नहीं आती, फिर पूरे स्कूल में एक ही बात घूम रही होगी कि ये जो है टीचर को ये सही से पढ़ाना नहीं आता, ये इस तरह से करते हैं, इस तरह से आपको क्या होगा, आपका नुकसान होगा। अब ये वो स्पेलिंग थी जो आप लोग को लाजमन आना चाहिए। कंटेंट के हवाले से बहरहाल कॉन्फिडेंट था और कॉन्फिडेंस से वो यहाँ पर आई और ये अच्छी बात है, उन्होंने अपने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे तो उनको क्रेडिट जाता है। अलबत्ता जो मिस्टेक्स हैं वो भी जाना ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ तालियां बजाते रहें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मिस्टेक्स को भी तवज्जो दें, अपनी मिस्टेक्स पे भी, दूसरे की भी, और दूसरे की इस तरह से कि हम अपनी मिस्टेक्स को हम खुद रिपीट ना करें। और अगर दोस्ती है, फ्रैंकनेस है, तो उनको समझा भी दिया कि भाई ऐसा ना करो। ओवरऑल एक अच्छा प्रेजेंटेशन था, लेकिन बहरहाल कंटेंट के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस नज़र आई। जोक वाली मैंने पॉइंट आप लोग को बता दिया कि उसको ना करें, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज को सही से यूज़ करें, क्लास की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आप लोग की वीडियोस वगैरह देखना शुरू भी कर दी है और उसके असाइनमेंट के मैंने मार्क्स भी दे दिए हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा काम है लोगों का। एमन की वीडियो मुझे याद आ रही है, एमन ने अपने तौर पर भरपूर कोशिश की है। अब वो कहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, जाहिर है आप लोग की मर्जी है, मैं किसी को नहीं शेयर कर रहा। एमन की वीडियो बहरहाल मुझे अच्छी लगी। उन्होंने अपने तौर पर पूरा क्लास का एक माहौल बनाया, कुछ यही वाला काम जो है, अच्छा बच्चों को भी जमा करके बिठाया था। फायजा ने भी ऐसे ही किया है। फायजा कहाँ है?
क्या 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 कह रही है यार, क्या बोल? आप मुझे भूल क्यों जाते हैं, आप मुझे पहचान क्यों नहीं पाते, सवाल ये होगा। ओके, मुझे पहचान क्यों नहीं जाते? अब जाहिर है क्लास के अंदर बच्चे एक होते हैं, बाज़ दफा फोन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ओके, आप जो है ना अपने ऊपर एक लाइट लगवा लें। ओके, जहाँ पे बत्ती जलती हुई नजर आए कि समझ जाओ वो फायजा है। फायजा का अच्छा था, फायजा का मुझे एक तो फायजा की मदर भी बैठी हुई थी गालिबन, और मुझे उसमें ये अच्छा लगा कि उनके कंटेंट बहुत अच्छा था। बाज़ लोगों के कंटेंट के अंदर मुझे वीकनेस नजर आई है, लेकिन मैंने मार्क्स में उसमें कुछ नहीं किया। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ मकसद ये कि आप लोग वीडियो बनाएं। ओके, मुबशिरा ने बहुत पहले भेजा था, लेकिन पहले ही बता चुका कि उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं लिखा था। स्क्रिप्ट के बगैर उन्होंने वीडियो भेजी, जो कि ज़ाहिर है गलत था। बहरहाल वीडियो के मार्क्स उनको मिल गए। निगाह ज़हरा की वीडियो भी अच्छी थी, और अच्छी तरीके से अजमीना, निगाह ज़हरा ने जो था वो पूरा क्लास का सा माहौल बनाया था, उससे कोशिश की उन्होंने। शुरू में कैप कट वगैरह भी यूज़ किया है, और यही वाला काम एमन ने भी किया था। इसी तरीके से अजमीना का है, अजमीना। तो अजमीना कल आप लोग को नहीं पढ़ा रही थी यहाँ पे, इसकी वजह यह है कि वो आपको पसंद नहीं करती, क्योंकि वीडियो में नज़र आता है कि बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो जब वो वीडियो में वहाँ पढ़ा सकती तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ा सकती? ओके, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो आप लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और आप लोग की मुँह ही नहीं लगना चाहती। ओके, ये वजह है। और इसी तरीके से, और इस वक्त किसकी वीडियो थी जो मैंने शायद मार्क्स दिए, बहर मैंने मार्क्स दिए। इकरा सुल्तान जो है, बुशरा की वीडियो थी, दो बंदे बैठे हुए थे, विच इज़ फाइन। और इसी तरीके से इबादा की वीडियो में भी ऐसा ही था। नहीं, बुशरा की वीडियो में ऐसा नहीं था, बुशरा की वीडियो में ज़्यादा लोग थे, इबादा में दो लोग थे। और मुंतहा का है, मुंतहा की वीडियो ने, मुंतहा ने इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश अच्छी की, और एक कोई फॉर्मल सेटिंग के अंदर उन्होंने किया। तो मैंने वीडियो सबकी देखी। इकरा सुल्तान की वीडियो जो थी वो यूँ थी, और चलते चलते अचानक ही जलजिला आया, फिर वीडियो यूँ हो गई। ओके, तो इसी वजह से आज आपको शायद नजर आया कि मेरी गर्दन जो है ना यूँ हो रही है। ओके, तो बहरहाल उस पर थोड़े से मैंने मास्क काटे कि यार थोड़ा ख्याल रखना था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, थोड़ा ख्याल रख सकते थे। ओवरऑल जो है निम्रा, क्या बात चल रही है क्लास में? क्या कहा मैंने अभी? ओवरऑल क्लास के अंदर बहरहाल लोगों ने वीडियो सबमिट कराई है, अच्छा काम किया है। जो चीज़ें जहन में आ रही थी मैंने मार्क्स बहरहाल दे दिए, और जो मोटे मोटे पॉइंट्स मेरे जहन में थे वो मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया। ओवरऑल गुड प्रोग्रेस है। और मुझे कल ही आई थिंक वरीशा ने मुझे बताया, वरीशा कहाँ बैठी हुई है? अब शिकायत नहीं करना कि सर आप मुझे क्यों भूल जाते हैं। तो वरीशा जो है, वरीशा ने शायद मुझे ये फीडबैक, अभी ने शायद फीडबैक दिया था प्रेजेंटेशन देते हुए सर रिजवान की। ओके, कल एक बच्ची ने मुझे फीडबैक दिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि सर रिजवान की प्रेजेंटेशन देते वक्त इतना नहीं घबराया, क्योंकि पहले यहाँ पे रिकैप देके जो था कॉन्फिडेंस के इश्यूज थे वो डील कर लिए थे। किसने कहा था मुझसे ये बात? ओके, अभिया ने कहा था, सॉरी। ग्रुप में एक साथ होते थे इसलिए कहता अलग अलग बैठा करें। तो अभिया ने मुझे बताया कि जब वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आई सर रिजवान की, तो इसको इतना चैलेंज फेस नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में ये जो हमने वीडियो वाले हमने काम किया है, उससे भी आप लोग को यही चीज़ फील होगी, हमें आने वाले वक्त में इतना चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट ये हुआ है कि जो आप लोग को समझना चाहिए, जो टीचिंग करते हुए मुझे बात समझ में आ रही है, हम सब के सब जा रहे हैं ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल की तरफ। ये अगले सेमेस्टर में हमने पढ़ना है। एक ऑनलाइन मॉडल है, एक आपका ट्रेडिशनल मेथड है, क्लास के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम सब के सब जा कहाँ पे रहे हैं? ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल पे, जिसमें दोनों मिक्स हो रहे हैं। आपकी ऑनलाइन एजुकेशन भी हो रही है, चलो इसको कह लें हाइब्रिड मॉडल। आपकी ऑनलाइन एजुकेशन भी चल रही है, और साथ ही साथ आपकी ट्रेडिशनल मेथड से आपकी इन क्लासों में भी टीचिंग चल रही है। तो एज ए टीचर आप लोग के लिए ज़रूरी है कि जो ये हाइब्रिड मॉडल के लिए, ब्लेंडेड मॉडल के लिए जो टूल्स हैं, कैनवा, वीडियो कैसे बनाते हैं, वीडियो को कैसे एडिट करते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए। बाज़ बच्चों की वीडियो के अंदर आवाज़ बिल्कुल साफ थी, और लग रहा था कि उन्होंने माइक वगैरह का इस्तेमाल किया है, और बात की थी कि आवाज़ साफ नहीं थी, पीछे पंखे का शोर था, विच इज़ फाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि पंखा बंद करके चलाओ, अभी मैं इसके मार्क्स नहीं काट रहा, लेकिन एक बात है, कम से कम नेक्स्ट टाइम तुम लोग के जहन में होगा कि यार कोई ऐसी सोर्सेस हम लेकर आए कि ताकि हमारी आवाज़ जो है बिल्कुल साफ और वाजे उसके अंदर हो। तो बहरहाल यही इस क्लास का, आईसीटी का, कंप्यूटर लिटरेसी का मकसद है कि एटलीस्ट आपको आगाही मिल जाए। अलबत्ता रिकैप देते वक्त जो आप लोग की कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स आती हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी साइंस की क्लास नहीं है, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर का, और आप लोग के जो सवालात थे इस रिकैप के दौरान चाहे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले तो एक सवाल ये मेरे पास आया है लाइबा का। लाइबा इब्राहिम का सवाल था, न्यू साइन इन डिटेक्टिंग। वो कह रही हैं कि जब मैंने कहीं पर लॉग इन किया तो मेरे पास बाकायदा ईमेल आई कि यार एक जगह से, नई जगह से आपने साइन इन किया है या लॉग इन किया है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बात क्या है? बात ये है कि जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपका नेट शुरू हुआ तो एक ही जमाना था यूजर नेम पासवर्ड।
लेकिन वक्त के साथ साथ जब इस बात का एहसास हुआ कि ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा हैक हो रही हैं, और जब हैक हो रही है तो लोगों का एतमाद इंटरनेट से ख़त्म हो रहा है, तो सब ने कोशिश की खिड़कियाँ खोलें। सब ने कोशिश की कि नए नए जिद्दत सिस्टम लेकर आए, जदीद सिस्टम लेकर आए जो सिक्योर हो। जिनमें से एक सिस्टम था आपका 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब जो है आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की तरफ जा रहे हैं। आपके पास हर डिवाइस के अंदर बायोमेट्रिक का कुछ ना कुछ है, या तो आपकी चेहरा स्कैन कर लेगा, या आपकी जो है वो बायोमेट्रिक जो है आपकी फिंगरप्रिंट को स्कैन कर लेगा। तो वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है। तो अब यहीं पर एक तब्दीली ये भी आई कि कहीं पे भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आती है तो वो मेल कर देता है कि भाई लगता है कहीं से साइन इन किया है, आपने नहीं किया, देख लो, खबरदार हो जाओ। ओके, मसलन आप कहीं गए हुए, आपने घर में सिक्योरिटी कैमरे वगैरह लगाए हुए, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आपके पास अचानक ही मैसेज आ जाए आपके घर में कोई बंदा दाखिल हो रहा है? कैमरे तो लगे हुए, आप दावत में गए हुए, आराम से बैठे हुए, हाँ जी क्या हाल है, चल रहे हैं, और जब घर पहुंचे तो पता चला कि जी घर तो साफ ही हो गया, सफाई भी हो गई और सफाया भी हो गया। अब आपने जाके वीडियो देखना शुरू की, लेकिन अब तो वो जा चुका है। क्या ये बेहतर नहीं था कि जब ये सब कुछ हो रहा था उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाता, भाई देखो? तो यही वाला काम वो यहाँ पे कर रहे हैं, कहीं से भी साइन इन होता है तो आपको मैसेज कर रहा है, ओके, और आप देख लें भाई यहाँ से मैंने ही किया था, किसी और ने किया था, इस तरह से आपको पता चल जाए और कोई आपको इस तरह से धोखा ना दे सके, ओके, या कोई आपका अकाउंट को अब्यूज ना कर सके। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको देखा है कि किसी ने साइन इन किया है, फौरन आपने जाके देखो अपना जाके पासवर्ड चेंज कर दिया, ये मैं नहीं था, ये कोई और था, तो लाजमी सी बात है उसको पासवर्ड पता चल गया होगा, तो बस जल्दी से मैं पासवर्ड चेंज करूं। अलबत्ता अगर आप लोग के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स हैं, जैसे मैंने बताया कि बिट वार्डन की मदद से बनाएं, 2FA को इनेबल करें, तो फिर इस किस्म के मसले अमूमन नहीं होते। मेरे पास अब जब भी कोई ऐसा मैसेज आता है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी का इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि मुझे यकीन है, यकीन क्या बल्कि एक्सपीरियंस हो चुका है। फिर भी मैं इसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास कभी भी कोई ऐसा हैक वाला इशू नहीं आया, क्योंकि शुरू से हेल्दी हैबिट्स का, अच्छी हैबिट्स का इस्तेमाल किया है, तो हैकिंग वगैरह नहीं हो रही। ठीक है, उन्होंने लॉग इन कर लिया, अब आपको पता चल गया, अब आपके पास टाइम है, जाके रिकवर कर सकते हैं। आप भी लॉग इन कर लें, जरूरत नहीं है उसने लॉग इन किया उधर फौरन से पासवर्ड चेंज कर दिया, आपने भी यहाँ से लॉग इन किया, आपने जल्दी से पासवर्ड चेंज करने पे चले गए। ओके, क्या पता जब वो पासवर्ड चेंज करने जाए तो वो रिकवरी के सवाल पूछे, तो आपने कहा कि नहीं ये वाला सवाल, मतलब आपके पास अभी भी कुछ ना कुछ टाइम है। ओके, ना होने से तो होना बेहतर है ना। आपके घर में चोर आ गए खुदा ना खास्ता और आपको नोटिफिकेशन मिल गया, तो अब आप कह सकते हैं यार चोर तो वहां है, मैं यहाँ हूँ, मैं कैसे जाऊँ, वो तो आ गया, लेकिन इतना तो है कि आप कुछ लोग फोन कर सकते हो, पुलिस को फोन कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो, कोई ना कोई एक्शन तो ले सकते हो। तो ना होने से ये होना बेहतर है। इन मैसेज को देखें, पढ़ें, गौर करें, तवज्जो रखें। एक तरह से आपके पास एक लॉग बन रहा है कि हाँ यार मैंने किया था, किसी और ने किया था। ठीक है, दूसरी बात यह भी होती है कि अगर किसी बंदे ने उसके अंदर लॉग इन कर लिया तो उसका मकसद क्या है। मसलन अगर उसने लॉग इन कर लिया, उसने पासवर्ड चेंज भी कर लिया, तो उसको फायदा क्या हुआ? अगर मैंने दुआ सुहेल के अकाउंट को हैक करके पासवर्ड चेंज कर दिया तो क्या हुआ? क्या दुआ सुहेल का मैं पैसे ले लूंगा इस तरह से? समझ रहे हो बात को? तो हर चीज का अपना एक टारगेट होता है। मेरा टारगेट यहाँ पर, या हैकर का टारगेट यहाँ पर ये होगा कि दुआ सुहेल के अकाउंट को एक्सेस कर लिया, अब आराम से तसल्ली से उसको ऑब्जर्व करो और फिर जहां मौका मिले वहां नुकसान पहुंचाओ। अभी दुआ सुहेल को अकाउंट को हैक किया, कोई फायदा नहीं है, आराम से बैठे हुए देख रहे, 10 साल बाद, 20 साल बाद उनके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आ गए, उनके पास जो है अकाउंट स्टेटमेंट बैंक की आने लगी, उसको मैंने देखना शुरू किया और फिर जहां मुझे मौका मिला उसका मैंने फायदा उठाया। मैंने कहा ओके जी, मैंने दुआ सुहेल को किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाया, लेट से कि रैंसम की डिमांड कर ली, किसी को किडनैप किया, रैंसम की डिमांड की, और मुझे पता है तुम्हारे पास इतने पैसे मौजूद है, तुम दे सकते हो। बात समझ में आई? तो सिर्फ ये कोई टारगेट नहीं है कि घर के अंदर दाखिल होकर ताला चेंज कर दिया। ओके, वो उसका कुछ और भी टारगेट होगा कि यार ताला चेंज करने के अलावा शायद वो दूसरा काम करे, तो लाजमी नहीं है कि लॉगिन करने के बाद वो पासवर्ड चेंज करेगा। तो ये जो मेल्स आपके पास आ रही हैं ये अहम है, ज़रूरी है, उसको तवज्जो दें। लेकिन अगर आप लोग हेल्दी हैबिट्स का, सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे शुरू से, तो आप लोग को इस किस्म के इशूज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मरियम पूछ रही है कि ये 3 ऑप्शन आते हैं कि इस नंबर को सिलेक्ट करें। भाई वो 3 ऑप्शन, वो उसका ताल्लुक भी 2FA से है, ओके, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से है। एक तरीका क्या होता है कि SMS आ गया, कोड आया हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि यार आपके मोबाइल पर एक नंबर आया होगा, वो कौन सा नंबर है। कभी आते इमोजी आया होगा, इमोजी वाला सिस्टम भी चलता है कि इन 3 इमोजी में से एक इमोजी उसको सिलेक्ट करें, तो वो कंफर्म कर रहा है कि भाई आपके पास वो मोबाइल भी मौजूद है, पासवर्ड भी मौजूद है, मोबाइल भी मौजूद है।
ठीक है, तो दोनों तरीकों को वो इस्तेमाल कर रहा होता है, किसी भी तरीके से आपको कंफर्म करना कि कौन है। इमोजी वाला वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखने के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तस्वीर को तो पहचान ही लेंगे। ओके, नंबर शायद ना पहचान सके, तस्वीर को पहचान लेंगे, तो इस तरीके को इख्तियार कर रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आप लोग को एक स्लाइड नजर आ रही है, क्या चीज है? आलिया, आलिया, आलिया क्या चीज है ये? बुशरा क्या चीज है ये? वीजीए केबल और वीजीए पोर्ट। ओके, सीधे हाथ पे वीजीए केबल, उल्टे हाथ पे वीजीए पोर्ट नजर आ रही है। वीजीए केबल किस लिए इस्तेमाल होती है आयशा जावेद? जोर से बोलो। स्क्रीन को कनेक्ट करने के, डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, वक्त के साथ साथ ये जारी है। अब जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HD, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। उसकी तस्वीर नजर आ रही है, केबल नजर आ रहा है, और साथ ही साथ इसका पोर्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट टाइम कोई आपसे बोले HDMI या प्रोजेक्टर जो है HDMI से कनेक्ट होगा, तो आपने हैरान परेशान नहीं होना कि क्या बात चल रही है। ओके, HDMI भी एक तरीका है जिसके जरिए से आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ अब तमाम चीजें HDMI पे जा रही हैं। अब आपको ऐसे मॉनिटर, नए मॉनिटर मुश्किल से मिलेंगे जिसमें VGA हो। आपको ऐसे लैपटॉप्स, नए लैपटॉप मुश्किल से मिलेंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर चूंकि यूज हार्डवेयर ज्यादा इस्तेमाल होता है, पुराना कंप्यूटर बाहर से यहाँ पे डंप होता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अभी भी हमें VGA नजर आ रहा है। वरना जो जितने भी तमाम चीजें, नई चीजें, सबके अंदर HDMI यूज हो रहा है। अब प्रोजेक्टर अगर हमारा लगेगा टीचर्स डे को, तो उसमें कौन सी वाली टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी? HDMI। आप लोग देख लीजिएगा लैब के अंदर भी कौन सा यूज हो रहा है? HDMI। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे कहें कि यार टीचर्स डे के लिए किसी ने लैपटॉप लेकर आना है, और आपने हैंड रेस किया मैं ले आऊंगा या ले आऊंगी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसके अंदर HDMI पोर्ट है भी या नहीं। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी के अंदर फर्क आ रहा है। HDMI से आगे चल के अब जो आपके पास USB-C भी आ चुका है। USB-C आप लोग का जो लैपटॉप मोबाइल में लगा होता है ना, आजकल जो नए मोबाइल आ रहे हैं जिससे आप लोग चार्ज करते हैं, वो USB-C कहलाता है। इतना तो समझ में आता है, तार का फर्क है, शेप का फर्क है। पुरानी वाली तारें इसमें लग जाती हैं। भाई मोबाइल उठाओ, मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट देखो, ये देखो जी, इस गोल से जो पोर्ट बनी हुई नजर आ रही है, बिल्कुल इसकी स्लाइड में तस्वीर देखो, मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाजों के पास पुराना मोबाइल होगा, उसके अंदर ये नहीं होगा, उसमें कर्व सा आया हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल जो गोल सा बना हुआ है, ये जो है USB-C कहला रहा है। USB-C को जो है, अब उसमें ये भी चीज ऑप्शन मौजूद है कि चार्जिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, डिस्प्ले के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आप ये मत बोलेगा हमारा मोबाइल वाला उसे बैन करता है कि उसमें ये कैपेबिलिटी है या नहीं, लेकिन इसी शेप को दोनों चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और चीज है डिस्प्ले पोर्ट, उसको भी करते हैं। HDMI का बहरहाल आपको पता होना जरूरी है। आपसे पूछा जाए प्रोजेक्टर को किससे कनेक्ट करोगे, तो HDMI। मेरे पेपर में देखो इसी किस्म के सवाल आएंगे, इसको प्लीज माइंड में रखना कि जो मैं सवाल बार बार बता रहा होता हूँ। ओके, अच्छा यार, अब हम अगला पुराना लेक्चर का आगाज करते हैं। हमने बात की थी किस तरीके से चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि एक चीज होती है आपकी ईथरनेट केबल, उसकी होती है ईथरनेट पोर्ट जो जाके लगती है लैन कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर। मुमकिन है पेपर में ये सवाल आ जाए कि तस्वीर बनी हुई हो, भाई ये कौन सी केबल है, ये कौन सी पोर्ट है, सवाल आ सकता है ये। फिर दूसरी चीज होती है फाइबर ऑप्टिक, हमने उसके बारे में बात की। फिर हमने बात की सबमरीन केबल की। यहाँ पे यार आप लोग के सवालों से मुझे अंदाजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो, सबसे पहली बात कि दुनिया में वो ममालिक जिनके बीच में समंदर ना हो, इसकी सबसे अच्छी मिसाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। यहाँ पे भी केबल ही बिछाई जाती है। ओके, सबमरीन केबल जो होता है कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए। अगर हमें यहाँ से यूरोप जाना है तो क्या हम ये पूरी तार यहाँ से बिछाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आगे बिछाते जाएंगे यूरोप तक जाएंगे? ठीक है, क्या उसका दुनिया भर के अंदर आपको पता है जितनी भी शिपमेंट होती है वो किससे होती है? बाय एयर होती है, बाय सी होती है। ओके, सी सबसे मोस्ट एफिशिएंट तरीका है, और उसके अंदर बाज़ दफा आपका शॉर्ट डिस्टेंस में निकल आता है। तो सबमरीन केबल्स को बिछाया जाता है डिफरेंट कंट्रीज को जोड़ने के लिए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए। और जहाँ पे कंट्रीज के आपस में कोई कॉन्टिनेंट समंदर नहीं है, तो वहां पे भी केबल ही यूज की जाती है। ओके, वहां पे भी केबल ही बिछाते हैं। केबल से तेज जो आपका वायरलेस के मुकाबले में केबल ही ज्यादा तेज होता है। और बाकी जो झंडे वाली एग्जांपल दी थी वो तो यहाँ पे फिट ही नहीं हो रही थी। ओके, ठीक है, बात हो गई। मेरे ख्याल में ये भी जरूरी है कि आप लोगों को कोई चीज नहीं आती तो या तो एडमिट कर लें, बजाय इसको हंसी मजाक में टालने की। ये भी पास टीचर्स का अंदाज होता है, नहीं पता होता तो मजाक करते हैं या उल्टा बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं। ये तरीका भी बहरहाल मुनासिब नहीं है। अगर नहीं आता हम कह सकते अच्छा मैं देख के बताऊंगा,
मैं सोच के बताऊंगा। कंटेंट की वीकनेस अगर मेरी बात करें तो कंटेंट की वीकनेस तो नजर आ ही रही होती है, तो आपके हंसी मजाक से या आपके डांट देने से वो जो चीज है वो छुप नहीं जाएगी, वो सामने तो फिर भी आ जाएगी। उसके बाद हम आगे चले, फिर हमने बात शुरू की थी कि वायरलेस, ये हमारे हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए कुछ इनविजिबल जो हमें नजर नहीं आती ऐसी वेव्स के अंदर, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इन्हीं की वजह से आपका रेडियो, आपका एफएम, आपका टेलीविजन, आपका रिमोट कंट्रोल, आपके एयरपॉड, आपके स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, आपके ब्लूटूथ कीबोर्ड, आपका राउटर, तमाम की तमाम चीजें इसी को इस्तेमाल कर रही होती हैं। हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। मैंने बताया था कि इसका मतलब कि आसान अल्फाज में यूँ समझ लें, एक बच्चा अगर रनिंग कर रहा है, तेजी से रन कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वो तेजी से इस राउंड को कंप्लीट, मैं अगर यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ दौड़ के रहो, जो बच्चा तेजी से दौड़ रहा होगा वो जल्दी जल्दी मेरे पास आता रहेगा, ऐसा है। और जो बच्चा स्लो होगा वो देर से आएगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा और कम में यही फर्क है। फिर हमने बात की वेवलेंथ की, और वेवलेंथ के अंदर हमने कहा कि यूँ समझ लें कि कदमों के दरमियान कितना फासला है, किसी के कदमों में ज्यादा फासला होगा, किसी कदमों के दरमियान कम फासला होगा। फिर हमने कहा कि इन्हीं सब बातों की वजह से रेडियो वेव्स की डिफरेंट कैटेगरीज बन जाती हैं, और उन कैटेगरीज के दरमियान प्रॉपर्टीज का फर्क होता है, जिसकी मैंने मिसाल दी थी ट्रक की और गाड़ी की। हमने एफएम रेडियो की बात की, हमने वाईफाई की बात की। अब देखो वाईफाई के अंदर भी रिकैप में गलती हुई थी। वाईफाई में उन्होंने कहा कि उन्होंने वाईफाई का जो नाम है वो हाईफाई सॉन्ग आया था, सॉन्ग नहीं आया था भाई, साउंड सिस्टम। सच किया था किसी ने दराज पे, कर लिया करो यार, कभी तो कर लिया करो, दराज पे जाकर सर्च कर लो हाईफाई स्पीकर, लिख के देखो, हाईफाई स्पीकर देखो, तो ये वो आया था, उसके ऊपर नाम उन्होंने रखा वाईफाई। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि उसने डब्ल्यू को ड्रॉप कर दिया, क्या आई को ड्रॉप करके डब्ल्यू लगा दिया, ये तो कोई बात ही नहीं थी, ये बात भी की थी, तो ये भी गलत है, ठीक है। मार्केटिंग के लिए उन्होंने कहा कि इसका नाम वाईफाई रख दें, बस इतनी सी बात। आगे बढ़े, फिर हमने बात की ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के अंदर ये बात जरूरी नहीं है कि बादशाह जो था वो दांत साफ नहीं करता था, दांत तो आप लोग भी साफ नहीं करते, लेकिन हम कहते नहीं है, थोड़ा सा पोलाइटनेस की वजह से नहीं कहते। तो बात ये थी कि उस बादशाह ने मुख्तलिफ कबाइल को आपस में जोड़ा था, तो ये उनका कॉन्सेप्ट था कि हम ब्लूटूथ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं तो मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में जोड़ लेगी। इंफ्रारेड की बात की हमने हमने उसकी खूबियां खामियों की बात की कि भाई उसकी अब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ का फर्क की वजह से उसमें ये प्रॉपर्टी है कि ज्यादा रेंज नहीं है, ज्यादा मैसेज नहीं भेज सकते, और साथ ही साथ जो अगर हाथ रखो तो रुक भी जाता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। मोबाइल नेटवर्क की हम बात कर लेते हैं। मोबाइल नेटवर्क, अब मोबाइल भी आपका वही रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर रेंज का मसला हमेशा से रहता है, रेडियो के अंदर भी था। पर इंडिया की नशरियात पाकिस्तान तक आ रही हैं, तो लाजिम नहीं कि इंडिया की नशरियात जो अफगानिस्तान तक भी चले जाए, हर चीज की अपनी एक लिमिट होती है। तो इन्होंने क्या किया होता है कि पूरे शहर को डिफरेंट सेल्स में डिवाइड किया हुआ होता है, सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ होता है, और हर सेक्शन के अंदर एक चीज लगाई हुई होती है। क्या चीज, तस्वीर नजर आ रही है, टावर लगाए हुए होते हैं, ठीक है। यही वाली बात होगी, टावर जहाँ पे लगे हुए हैं वहां पे सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं। अब चूंकि ये चीजें इतनी कॉमन हो चुकी है तो आप लोग को फील ही नहीं होता, वरना अक्सर होता था यार मैं फला चीज की सिम ले लूँ फला नेटवर्क की, यार मेरे इलाके में उसके सिग्नल नहीं आते, भी टावर नहीं लगा, और यार मुबारक को हमारे इलाके में फला का नेटवर्क का भी टावर लग गया, उसके भी सिग्नल आ रहे हैं। अब तुम देखो यहाँ पे एक बात, तुम्हें स्लाइड पे गौर करना कि स्लाइड के अंदर जो चीज हमें नजर आ रही है कि हमारे पास ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी रेंज चल रही है, ओके। ऊपर वो उसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। अब हर फ्रीक्वेंसी के अंदर यार रिकॉर्डिंग पता नहीं जो सुनता होगा यूट्यूब पे क्या सोचता होगा कि क्लास है क्या है। देखो इसके अंदर तुम ये देखो बहरहाल इस स्लाइड के अंदर कि डिफरेंट जो वेव्स हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही हैं। कहीं की जो वेव है वो पावर लाइन में इस्तेमाल हो रही है, कहीं रेडियो के लिए, ओके, कहीं पे वो यूज हो रही है माइक्रोवेव के अंदर, ओके, कहीं पे आगे चल के वो ऐसी उस रेंज में आ जाता है कि वो रोशनी हमें नजर आने लगती है, जैसे ये वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही कहलाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोशनी जो हमें नजर आती है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेंज का फर्क है, डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, ओके। एक और एग्जांपल आपके सामने कि कहीं पे जो फ्रीक्वेंसी जो है वो इस्तेमाल हो रही है आपकी टीवी के अंदर, कहीं पे वो इस्तेमाल हो रही है 3G 4G 5G के अंदर, और कहीं पे वो इस्तेमाल हो रही है माइक्रोवेव या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर, और कहीं पे वो इस्तेमाल हो रही है विजिबल सनलाइट के अंदर। सनलाइट की जो रोशनी है वो हमें उसके अंदर नजर आ रही है। अब सवाल यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आ गया कि पूरी रेंज है,
और उसमें से हर चंक का अपना अपना बिहेवियर है। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि 2G 3G क्या चीज है। 2G मतलब सेकंड जनरेशन, 3G मतलब 4G मतलब 5G, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, अपनी अपनी स्पीड है। 2G तेज था या 3G तेज है? अब 4G तेज है, 3G तेज है। तो हम ये देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ वो उन बैंडविड्थ को ले रहे हैं, उन फ्रीक्वेंसीज को ले रहे हैं जिसके अंदर उसकी स्पीड ज्यादा हो। लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा है तो फिर कुछ दूसरे भी इश्यूज होते हैं। 4G के कनेक्शन पूरे कराची में नहीं आते, अक्सर होता है खुशी खुशी जा रहे हैं जी 4G हमारे पास है, और वहां पहुंचे तो पता चले कि वहां पे 3G का कनेक्शन मिल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए भी उनको जरूरत है टावर्स वगैरह लगाएं, डिवाइसेस को लगाएं। ये बहरहाल फर्क होता है कि यार फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ का फर्क होता है, जिसके साथ साथ प्रॉपर्टीज उसकी चेंज होती चली जाती हैं। कल मेरी क्लास है, कल इस क्लास के अंदर जो लोग अपने पास वो मोबाइल और डिवाइस लेकर नहीं आएंगे नेट पैकेज के साथ, मैं कल क्लास से उनको बाहर करूंगा। अब आप लोगों ने पीटीए का नाम सुना है, आप लोगों ने ये बात सुनी है कि जी ऑक्शन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, फला फ्रीक्वेंसी का ऑक्शन हो रहा है, बात सुनी आप लोगों ने? तुम लोग अखबार नहीं पढ़ते इसलिए नहीं सुनते, बहरहाल पढ़ लिया करो बेटा, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो आए दिन कुछ अर्से पहले भी पाकिस्तान ने यही किया था, आपके 4G के जो पूरी कुछ ऑक्शन हुआ था 4G का। तो 4G का ऑक्शन से क्या मुराद है? बात यह है कि दुनिया के अंदर की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन क्या हम अपनी मर्जी से कोई सी भी वेव को इस्तेमाल कर सकते हैं? हमारे पास सारी सड़कें हैं, लेकिन क्या उस सड़क के ऊपर हम अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दें? कुछ ना कुछ कानून की पाबंदी करना जरूरी है। अगर आपके पास, आपको इंजीनियरिंग का शौक है, मैकेनिक है, और आप घर के अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी गाड़ी बना दें, यहाँ से वहां तक आप बना सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन क्या ये इसको आपको अलाउ होगा सड़क पे लेकर आना? क्योंकि आप सड़क पर आ गए तो फिर आप ही होंगे। हर चीज के पीछे कुछ पाबंदी होती है। आप लोगों ने अगेन वही वाली बात न्यूज नहीं देखी, पाकिस्तान के अंदर एक साहब ने कुछ अर्से कोशिश की थी अपना हवाई जहाज बनाने की, और बनाने में कामयाब भी होकर उसको उन्होंने टेक ऑफ भी किया, चलाया भी, फिर उसको लैंड भी किया था। लेकिन क्या उनको ये अलाउ किया जा सकता है अपनी मर्जी जहाज चलाते रहे? क्यों? तो फिर रूल्स है तो क्या मतलब, रूल्स है तो क्या फायदा? लाइसेंस होगा तो वो इतनी बड़ी जहाज चला लें, या लाइसेंस होगा तो इतनी बड़ी गाड़ी बना लें? ओके ठीक है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं यहाँ से यहाँ तक एक चौड़ी गाड़ी बनाना चाह रहा हूँ, बना के ले आऊँ मैं सड़क पे? क्यों? बात यह है कि यार आप हर किसी को चीज अलाउ नहीं कर सकते, आपने वो चीज अलाउ करनी है जिससे दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। पाकिस्तान आर्मी के पास टैंक मौजूद है, लेकिन अगर वो रोजाना सड़कों पर टैंक घूमते रहे तो क्या होगा? क्या हम लोग के लिए आसानी है, मुश्किल है? पाकिस्तान में कराची में इतने हादसा क्यों होते? टैंकर सड़कों पर चल रहे हैं, लोग एहतजाज करते हैं कि टैंकर बंद किए जाए, सही है या नहीं? टैंकर इस काम के लिए नहीं, कराची की सड़कों में टैंकर हमारी गलियों में आते रहे, लेकिन हो रहा है, गलत हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा? हुकूमत हर चीज को देख के अलाउ करती है, किस चीज को अलाउ करना है किसको नहीं। पाकिस्तान के तैयारे कभी कभी आवाज आती है, हेलीकॉप्टर की भी आवाज आई होगी, कभी आपके बहुत तेज तैयारी की आवाज आती है। तैयारे रोजाना ऐसी आवाजें आती है, हम काम कर सकेंगे? हम अभी पढ़ा रहे हो, अचानक की तैयारी की आवाज है तो क्या होगा? लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी? यही तैयारे अगर नीचे की तरफ चले, फ्लाई करें शकायना नीचे की तरफ, तो क्या होगा? शीशे, गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं, नॉट गाड़ी के बल्कि घरों के शीशे टूट जाते हैं, नुकसान होता है। तो अगर इसको अलाउ कर दिया जाए तो फायदा या नुकसान है? नतीजा क्या निकला कि हुकूमत ने अलाउ किया कि भाई ये वाली चीज सड़कों के लिए है, ये वाली चीज सड़कों के लिए नहीं है, सिर्फ खास खास मौके पे इनकी परमिशन दी जाएगी। ये वाला जो जहाज है जब लैंड कर रहा होगा, ये वाला जहाज यहाँ पे चलाया जा सकता है, ये वाला जहाज यहाँ पे नहीं चलाया जा सकता। आपने जहाज हवा में लेकर गए तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए, अगर परमिशन नहीं है मुंतहा तो आप जहाज को लेके फजा में नहीं जा सकते, और आपको सब बार बार आपको परमिशन के बगैर आप जहाज को ना लैंड कर सकते ना टेक ऑफ कर सकते। बात समझ में आ रही है? चीजों को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। अब सड़कों की एग्जाम्पल तो तुम्हें समझ में आ रही है, सड़कों पर तुमने देख लिया कि बड़ी ट्रैंक चलना शुरू हो जाए, बड़े आपके टैंकर्स चलना शुरू हो, कितना नुकसान हो रहा है। अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है, अगर इसी तरीके से जहाज जो आपकी हवा है, हवा तो पूरी है ना, क्या उसके अंदर भी हमें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है? वरना क्या होगा कि कभी आपका प्लेन किसी और से क्रैश कर जाएगा, आप कह रहे हैं मैं लैंड कर रहा हूँ, वो दूसरा कह रहे हैं मैं लैंड कर रहा हूँ, आप इस ऊंचाई पर है, सामने वाला भी उसी ऊंचाई पर है, आपस में क्रैश होगा नहीं होगा? तो इसी तरीके से यही वाली प्रिंसिपल अप्लाई होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, कि आपने तय किया कि यार ये वाली जो वेव्स हैं, ये वाली वेव यहाँ के लिए, ये वाली वेव वहां के लिए। ये वाली वेव्स के जरिए से लाइबा आप मोबाइल के ऊपर बात कर सकते हैं, आप फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेंज है ना, ये रेंज सिर्फ और सिर्फ आर्मी वाले इस्तेमाल करेंगे, और ये वाली जो रेंज है आर्मी का पूरा डिपार्टमेंट इस्तेमाल करेगा।
अगर आप उस रेंज को यूज करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आप बाहर से कॉर्डलेस फोन लेकर आ जाए पाकिस्तान, तो उनमें से बाज ऐसी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे होते हैं कि जो अलाउ नहीं होता। आपने देखा पुलिस वालों के पास वायरलेस वगैरह होता है, आप भी परचेज कर लो, आप भी उस पर बात करो, अम्मी को फोन करो, अम्मी क्या लेकर आना है बेटा, वापसी में दही लेते हुए आना, तो वो अलाउ करेंगे। वो कहेंगे भाई ये हमारी रेंज है, इस पर हम अपनी बात कर रहे हैं। मेरा जहाँ पे घर है वहाँ पे बाज़ दफ़ा पुलिस की मोबाइल वगैरह आके खड़ी होती है, तो बाज़ दफ़ा बकायदा उनकी पूरी वायरलेस की गुफ्तगू सुनाई दे रही होती है पूरे साफ साफ। तो एक के बाद एक बंदा बोल रहा है, दूसरा बंदा बोल रहा है, तीसरा बंदा बोल रहा है यहाँ पे ये हो गया, गाड़ी लेके पहुंचो, इस तरह से कुछ हो रहा है, दूसरा अपनी बात कर रहा होता है। तो अब बात करें, लेकिन उससे बात कौन लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ पुलिस के लोग। उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते। तो जो ऑक्शन हो रहा होता है, यही ऑक्शन हो रहा होता है कि वो कह रहे होते हैं कि भाई ये वाली जो रेंज है हम बेच रहे हैं जैज को, ये वाली रेंज जो है हम बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल और कौन सी किसको बेचा था, बारिद जोंग को, ठीक है। और ये यूफोन ने गालिबन परचेज नहीं किया था, ऐसा हुआ था। तो ये सब चीजें होती है। अब यूफोन उस वाली फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकता। बात समझ में आई? स्लाइड के अंदर हमने दिखाया कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट रेंजेस हैं और इन रेंजेस को बाकायदा ऑक्शन किया जाता है। आप हुकूमत की परमिशन के बगैर इन रेंजेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास मैं लेक्चर चले यहीं पे क्लोज कर रहा हूं।